सोचो, एक ऐसा इंसान जो दुनिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल को ही बेच दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, ये कोई बॉलीवुड का सीन नहीं बल्कि एक असली ठग की सच्ची कहानी है जो उस समय भारतीय सरकार के नाक में दम कर रखा था, जो नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। इसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि दिल्ली का लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को भी एक विदेशी के हाथों बेच डाला, वो भी 545 MP के साथ। और ये तो बस एक शुरुआत थी। नटवर लाल ने बहुत सारे बैंकों को भी ठगा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने 6.5 लाख का फ्रॉड किया, जो कि उस समय पे करोड़ों का रकम माना जाता था। उन्होंने रेलवे को भी नहीं छोड़ा, साथ ही साथ बहुत सारे ज्वेलर्स को भी लूटा। और बस इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया। नटवर लाल के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था। वो किसी का भी सिग्नेचर हुबहू कॉपी कर लेते थे और किसी को भी इनके ऊपर शक नहीं जाता था। ये कई बार झूठे सरकारी कागजात बना के उसके ऊपर कौन से भी व्यक्ति का सिग्नेचर कर लेते थे और सामने वाले को ठग लेते थे। इन्होंने इसी टैलेंट का फायदा उठाकर कई सारे लोगों को लालच के जाल में फंसाया। नटवर लाल कोई साधारण चोर नहीं थे, ये एक तेज दिमाग वाले बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कि उस समय पे सिस्टम के नाक में ही दम करके रखे थे। इन्होंने 50 से ज्यादा बार अपना नाम बदला, कभी सोशल वर्कर तो कभी ऑफिसर तो कभी बिजनेसमैन बन के कई लोगों को ठगा। जेल से 8 बार भागे। अलग अलग कोर्ट्स ने तकरीबन 113 साल की सजा सुनाई थी, किंतु सिर्फ 20 साल जेल में काटे। इन्होंने कई सारे अमीर लोगों को अपना शिकार बनाया था, अपने फ्रॉड में फंसाया था और उनसे पैसा लूटकर अपने गांव के गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। और इस तरह ये गांव के एक हीरो के रूप में सामने आए। आज हम इनकी ठगी की कहानी पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसे फौरन छोड़ दे और 10 मिनट तक पूरा फोकस करके देखे। हमें कहानी को जानने के लिए चलना होगा 1912 के दौर में, जब इंडिया ब्रिटिश राज के नीचे था। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में बांगड़ा नाम का एक छोटा सा गाँव था जहाँ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ। लोग उसे प्यार से नटवर लाल बुलाते थे। उसका परिवार मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसके पिताजी रेलवे में एक स्टेशन मास्टर थे और साथ ही साथ मालगाड़ियों का हिसाब रखते थे, जो कि उस समय पे एक रिस्पॉन्सिबल और साथ ही साथ एक रेप्यूटेबल काम माना जाता था। नटवर लाल अपने 2 भाइयों में बड़ा भाई था और उसका बचपन गांव के खेतों में स्कूल जाते हुए और दोस्तों के साथ खेलते हुए गुजरा। उसने अपनी पढ़ाई लोकल स्कूल में की, जहाँ वो हमेशा से तेज था। स्पेशली मैथ्स में और अकाउंट्स में उसकी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, लेकिन किस्मत ने जल्द ही उसे गलत रास्ते पे ला दिया। एक दिन जब वो अपने यंग एज में था, उसके ही पड़ोसी ने उसे बैंक भेजा पैसा जमा करने के लिए। उसने अपने पड़ोसी को सिग्नेचर करते हुए देख लिया था और यहीं से उसके मन में एक ख्याली पुलाव बनने लगा। उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर एक सिग्नेचर से पैसा जमा किया जा सकता है तो निकाला भी जा सकता होगा। और बस उन्होंने उस साइन को कॉपी करने की कोशिश की और कुछ ही पलों में एकदम हुबहू कॉपी कर लिया। वो चेक लेकर बैंक के पास जाते हैं और 1000 रुपए निकाल लेते हैं। और वो पैसा किसी और के नाम से नहीं बल्कि उनके ही पड़ोसी के नाम से कटा था, क्योंकि उन्होंने जो सिग्नेचर किया था अपने ही पड़ोसी के नाम पे किया था। अब 1000 रुपए आज के दिनों में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन उस समय इसकी रकम लाखों में थी। एक दिन जब उनका पड़ोसी बैंक जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके बैंक से 1000 रुपए कटे हुए हैं और उनका शक सीधा सीधा नटवर लाल के ऊपर ही जाता है। वो जाकर उनके पिताजी से शिकायत करते हैं और उसी रात उनके पिताजी ने उन्हें बहुत ज्यादा सबक सिखाया। कुछ समय बाद उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए कैलकुटा जाने का निर्णय लेते हैं। वहाँ उन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ बैंकिंग का काम सीखा। बैंक के रूल, चेक सिस्टम और फाइनेंशियल लूपहोल को अच्छी तरह से समझ लिया था, जो बाद में उसी की ठगी का बेस बनने वाला था। लेकिन जिंदगी ने उसे फिर से एक झटका दिया। उन्होंने एक कपड़े का बिजनेस शुरू किया था जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। कुछ समय बाद कुछ ब्रिटिश ऑफिसर ने उनका घर भी तोड़ दिया। इससे नेटवर्क के दिल में सिस्टम और अमीर लोगों के खिलाफ गुस्सा भर गया। उसने ठान ली कि अब ठगी ही मेरा प्रोफेशन होगा। यही से वो ठगी का मास्टर बने। पचास से ज्यादा नाम बदले, कभी डॉक्टर, कभी लॉयर तो कभी सरकारी ऑफिसर बन के लोगों को ठगा। हर नई पहचान के साथ एक नया खेल शुरू किया। 1937 में जब नटवर सिर्फ 25 साल के थे, उन्होंने अपने पिताजी के रेलवे कनेक्शन का फायदा उठाया और 9 टन लोहा चुरा लिया। ये एक बड़ा जुल्म था, क्योंकि रेलवे का सामान चुराना ब्रिटिश राज में एक बड़ा क्राइम माना जाता था। इसके लिए वो पहली बार जेल गए।
जेल से निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब छोटे मोटे जुल्म नहीं करूंगा। उन्होंने अपना स्टाइल बदला और एक ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से ठगी चालू की। पहली बार उन्होंने गांव के लड़कियों को नशा देकर उनके गहने और पैसे लूट लिए, लेकिन ये काम बहुत रिस्की था। पुलिस हमेशा उनके पीछे लगे रहते थे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और एक शातिर तरीका निकाला। उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा जुर्म किए थे और 8 स्टेट में वो वांटेड थे, जैसे कि बिहार, यूपी, पंजाब और बहुत सारे प्लेसेस पे। वो झूठे चेक और डिमांड ड्राफ्ट बनाते और बैंक को, गहने की दुकान को और शॉपकीपर को ठग लेते। 1950s में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 6.5 लाख का बड़ा फ्रॉड किया। रेलवेज के माल और चावल के बोरों के नाम पे उन्होंने बहुत सारा झूठा फ्रॉड पेपर बनाया। उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं छोड़ा, जैसे कि टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी को भी उन्होंने अपना निशाना बनाया। कभी वो सोशल वर्कर बन जाते तो कभी कंपनी के मैनेजर और कभी कभी कोई और रूप ले लेते। उनके पास एक खास स्किल था सिग्नेचर कॉपी करने का। राष्ट्रपति से लेकर के फिल्म स्टार तक वो सबकी सिग्नेचर एकदम हुबहू कॉपी कर लेते थे। उन्होंने बिना हिंसा के सिर्फ दिमाग और चालाकी से लोगों को लूटा करते थे। वो जो कुछ भी लूटते उनका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देते। जब वो अपने गांव बांगड़ा आते तो गांव के लोगों में कपड़ा और साथ ही साथ पैसा बांट दिया करते थे। गांव के लोग उन्हें रॉबिन हुड समझते थे। टोटल 100 से ज्यादा केसेस उनके खिलाफ दर्ज थी, लेकिन उनका स्टाइल इतना अलग था कि पुलिस भी हैरान रहती थी। अब हम आते हैं नटवर लाल की सबसे बड़ी ठगी की कहानी पे, जब उन्होंने ताजमहल को ही बेच डाला। नटवर लाल एक जीनियस पर्सन थे। उन्होंने अपने अंदर बहुत सारा लैंग्वेज का ज्ञान छुपा रखा था। उन्हें बहुत सारा लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं बोलने आती थी और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। जब 1960 से लेकर 1970 में वो आगरा के ताजमहल के आसपास घुमा करते थे। उन्हें कोई भी विदेशी टूरिस्ट मिलता तो उनके पास जाते और उन्हें इस तरह मैनिपुलेट करते कि वो उनके जाल में फंस जाया करता था। वो इतनी सफाई से लोगों को बहलाते कि टूरिस्ट उन पे भरोसा करने पे उतर आते थे। उनका प्लान एकदम शातिर और सिंपल होता। वो लोगों को कहते कि सरकार नेशनल मॉन्यूमेंट को विकास के लिए नीलाम कर रही है, तुम ताजमहल के हिस्से खरीद लो, तुम्हें बड़ा प्रॉफिट होगा। उसके पास झूठे सरकारी पेपर होते थे, साथ ही साथ स्टैम्प किया हुआ पेपर्स, सिग्नेचर्स, लेटर हेड सब इतने परफेक्ट होते कि लोग उन पे शक ही नहीं करते। पहली बार उन्होंने विदेशी टूरिस्ट के हाथ 2 लाख का ताजमहल बेचा, फिर दूसरी बार 10 लाख का और तीसरी बार 20 लाख से भी ज्यादा। ये उस समय पे करोड़ों का अमाउंट था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगरा का फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट यानी कि लाल किला और राष्ट्रपति भवन भी बेच दिया। सबसे मजेदार किस्सा ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को भी 545 एमपी के साथ एक विदेशी को बेच दिया। वो कहते ये प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें हर साल प्रॉफिट शेयर मिलेगा। लोग उसकी बातों में आते और उससे पैसा दे दिया करते थे और वही पैसा को लेकर नटवर लाल फरार। एक बार तो उसने एक अमीर विदेशी आदमी को तकरीबन 5 लाख के अमाउंट में लाल किला बेच दिया। ये कहानी कोई अफवाह नहीं बल्कि बहुत सारे आर्टिकल्स में भी छपी हुई है। उसका एक फेमस डायलॉग था, लोग लालची होते हैं, मैं सिर्फ मौका देता हूँ। उसने अपनी ठगी से उस समय पे करोड़ों कमाए। हर फ्रॉड के बाद वो एक नया शहर, एक नई पहचान के साथ भाग जाता। पुलिस उसे पकड़ के जेल में डालती, लेकिन वो ज्यादा दिन तक उनके चंगुल में नहीं रहता। इस ताजमहल फ्रॉड ने उसे इंडिया का सबसे बड़ा ठग बना दिया, जिनका नाम आज भी कई सारे लोगों के लबों पे है। नटवर लाल की जिंदगी सिर्फ ठगी को लेकर नहीं बल्कि उसके जेल से भागने के किस्से भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। वो 8 से 9 बार जेल गया, लेकिन हर बार कुछ यूनिक तरीके से वो जेल से भाग जाता। अलग अलग कोर्ट्स ने उसे टोटल 113 साल की सजा सुनाई, जिसमें बिहार, यूपी और कई स्टेट में उनका केस दर्ज था, लेकिन उसने सिर्फ 20 साल जेल में काटे। आखिरकार कैसे वो जेल से भागा करते थे? उनका भागने का तरीका कोई फिल्मी अंदाज से कम नहीं होता था। 1957 में कानपुर के जेल में उसने छुपकर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहना और चौकीदारों को एक सूटकेस दिया और कहा कि इसमें लाखों रुपया है, जबकि उसमें सिर्फ रद्दी और न्यूज़पेपर भरे हुए थे और इस तरह वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। उसने सूटकेस देने के बाद उस चौकीदारों को सैल्यूट किया और एकदम आराम से गेट से निकल गया। सबसे यादगार स्केप 1996 में हुआ, जब वो 84 साल के थे। दिल्ली के हॉस्पिटल में पुलिस की हिरासत में जब वो व्हील चेयर पे थे, क्योंकि उन्होंने तब बीमार होने का ड्रामा किया था। हॉस्पिटल से स्टेशन तक वो पुलिस के साथ ही थे, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचे 1 मिनट के अंदर वो गायब हो गए। बिहार में ही उनके खिलाफ लगभग 14 केसेस दर्ज थी और तकरीबन 8 स्टेट्स में वो वांटेड थे। उन्होंने कभी हिंसा नहीं किया। उन्होंने अपने तेज दिमाग से और चालाकी से लोगों को लूटा और साथ ही साथ बहुत सारे गरीबों में मदद भी की। अब आते हैं उनके अंतिम पलों पे। 1996 के आखिरी स्केप के बाद नटवर लाल पूरी तरह से गायब हो गया। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके भाई के मुताबिक उनका देहांत 1996 में रांची में ही हो गया और उधर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और उनके लॉयर के मुताबिक उनका मौत 25 जुलाई 2009 में हुआ, जब वो 97 साल के थे। उनकी 2 शादियां हुई थी।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका परिणाम ये निकल के आया कि उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा ठग का टैग दे दिया गया। कुछ बॉलीवुड फिल्में उनके ऊपर बेस्ड है, जैसे कि अमिताभ बच्चन का फिल्म मिस्टर नटवरलाल जो कि 1979 में आया था, और इमरान हाशमी का राजा नटवरलाल जो कि 2014 में आया। यहाँ मैं नटवरलाल को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि नटवरलाल ने कई सारे गरीबों का हेल्प किया था। ठगी के दौरान उन्होंने कभी भी हिंसा का यूज नहीं किया, उन्होंने अपने साथ कभी भी कोई भी हथियार कैरी नहीं किया। वो सिर्फ अपने तेज दिमाग और शातिर प्लान से लोगों को लूटा करते थे और उनके लालच के साथ खेला करते थे। आज भी कई लोग उनके तेज बुद्धि का, उनके तेज दिमाग का मिसाल दिया करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब आपको वीडियो पसंद आया, तो आपसे एक निवेदन है कि हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।